सुबह से कविता का मन बहुत घबरा रहा था। भैया माँ से हर रविवार बात कराते हैं, पर पिछले 2 रविवारों से भैया ने यह कहकर बात नहीं कराई कि माँ आजकल सत्संग में जाने लगी है, तो उस समय घर पर नहीं होती। आज सोमवार है, पर कविता का मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा। बार बार माँ का उदास चेहरा उसकी आंखों के आगे घूम जाता है। जब वह पिछली बार भारत गई थी तो नई नवेली भाभी की तेज तर्रार तेवर और उसके आगे घिघियाती माँ की निरीह आंखें उसे आज भी याद है। कविता एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी। माँ और पिताजी मिडिल स्कूल पास थे। पिताजी किराने की दुकान चलाते थे, पर अपने बच्चों को खूब पढ़ाना चाहते थे। कविता पढ़ने लिखने में होशियार बच्ची थी। बड़े भाई रवि का मन पढ़ाई में ज़्यादा ना था, तो वह पिता की छोटी सी किराने की दुकान संभाला करता। अचानक एक दिन हृदयाघात से पिता चल बसे। कविता और रवि ने बहुत मुश्किल से माँ विभा जी को संभाला। कविता की भी अच्छी नौकरी लग गई। साथ काम करने वाले राजीव के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों को लगा कि एक दूजे के लिए ही बने हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। राजीव को अमेरिका में जॉब मिल गई। शादी के बाद कविता भी वहीं चली गई और 2 महीने बाद उसे भी अमेरिका में जॉब मिल गई। दोनों अपनी गृहस्थी में खुश थे। एक दिन माँ ने खुशखबरी दी कि भैया की शादी पक्की हो गई है। लड़की का नाम रीता है। भाभी उनके किसी दोस्त की बहन थी जिन्हें भैया पसंद करने लगे थे, इसलिए माँ ने खुशी खुशी रजामंदी दे दी। शादी के समय कविता गर्भवती थी, इसलिए भारत नहीं आ सकी। शादी के अगले दिन माँ ने उसे फ़ोन पर अच्छे से संपन्न हुए सारे वैवाहिक कार्यक्रमों के बारे में गदगद होकर बताया। माँ चांद सी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थी। वो कविता से कहती, अब बहू के आने पर ऐसा लगता है जैसे तू वापस आ गई। घर में रौनक हो गई है। अपनी डिलीवरी के बाद जब कविता अपनी नन्ही बिटिया के साथ भारत आई और भाभी से पहली बार मिली, तो मन के किसी कोने में बसी माँ समान भाभी की तस्वीर कुछ दरक गई। यूँ तो भाभी कविता से बहुत मीठा व्यवहार करती थी, पर सब दिखावटी सा लगता था और खासकर माँ के प्रति रीता भाभी का व्यवहार देखकर कविता को अच्छा नहीं लग रहा था। भाभी कविता के सामने तो माँ से अच्छे से पेश आती थी, पर कविता के पीठ पीछे माँ से बात करते वक्त भाभी की आवाज़ बड़ी कर्कश हो जाती थी, जो जाने अनजाने कविता के कानों में पड़ गई थी और माँ भी भाभी से डरी डरी सी रहती थी। एक बार कविता ने माँ से पूछा भी, माँ क्या आप यहाँ खुश हो? भाभी का व्यवहार आपके साथ कैसा है? तब माँ ने कहा, बेटा अब वह नई नई आई है, हमें भी तो उसे थोड़ा समय देना चाहिए और मैंने उसे अपनी बेटी ही माना है। वह भी कभी ना कभी मुझे अपनी माँ के समान ही मान लेगी। कविता ने माँ से वादा लिया, यदि कोई भी परेशानी होगी तो बेझिझक कविता को बताएंगी। माँ ने मुस्कुराकर कविता के गाल थपथपाए और कहा, बेटा तू तो अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे। बेटियां ससुराल में खुश रहें तो माँ बाप तो वैसे ही गंगा नहा जाते हैं। मेरी देखभाल के लिए तेरा भाई भाभी तो है ही ना बिटिया। कविता वापस अमेरिका आ गई। कुछ दिन बाद भैया के मोबाइल से माँ का फ़ोन आया। बोली कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, तो अब वो भैया के फ़ोन से ही बात किया करेंगी। भैया के फ़ोन से हर रविवार कविता की माँ से बात हो जाती थी। सब ठीक चल रहा था। 2 साल का समय ऐसे ही पंख लगाकर उड़ गया। अब जब पिछले 2 रविवार से माँ से बात नहीं हुई, तो कविता का दिल घबरा उठा। भाभी का नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसे लगा बुढ़ापा है, हो सकता है माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो और भैया भाभी उसे परेशान ना करना चाहते हों। ये सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने तुरंत माँ की इकलौती और सबसे पुरानी सहेली सुभद्रा मौसी को फ़ोन लगाया। सुभद्रा मौसी के हालचाल पूछकर कविता ने माँ के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। सुभद्रा मौसी ठंडी सांस लेकर बोली, विभा ने किसी को भी बताने से मना किया था, पर तू परेशान है इसलिए बता रही हूँ। तेरे भाई भाभी ने विभा को वृद्धाश्रम भेज दिया है। रवि कह रहा था कि माँ अपने हम उम्र लोगों के साथ वहाँ खुश रहेगी और घर में भी कलह नहीं होगा। सच कविता, विभा को वृद्धाश्रम जाता देखकर मैं रो पड़ी। मैं तो खुद भी अपने बच्चों पर आश्रित हूँ, इसलिए विभा के लिए कुछ ना कर सकी। अब तू ही कुछ कर। पता नहीं हम बूढ़े लोग किसी को क्यों पसंद नहीं आते।
ये कहकर रोती हुई सुभद्रा मौसी ने फ़ोन रख दिया। यह सुनकर कविता फफक फफक कर रो पड़ी। जब कुछ देर रोकर अपने आप को संभाला तो तुरंत भैया को फ़ोन लगाकर खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अगले हफ्ते आकर माँ को अपने साथ ले जाऊंगी। अब आप माँ की जिम्मेदारी से मुक्त हो। कविता ने अगले हफ्ते की भारत आने की टिकट बुक कराई। पति को सारी बात बताकर वो पैकिंग में लग गई। कविता ने सुभद्रा मौसी को भी अपने आने की खबर दी और माँ को अमेरिका लाने की सरकारी कागजी कार्यवाही भी शुरू कर दी। अगले हफ्ते जब वो भारत आई तो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर देखा रवि भैया और माँ उसे लेने आए थे। कविता चकित रह गई और माँ से लिपटकर रोने लगी। तभी भैया ने झिझकते हुए कहा, मैं कार लेकर आता हूँ, थोड़ी ज़्यादा ही दूर पार्क की है। पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही थी। कविता की आंखों में सैकड़ों प्रश्न थे। माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू यही सोच रही है ना कि मुझे तेरे आने का पता कैसे चला, तेरे भाई भाभी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया और मैं एक हफ्ते में वृद्धाश्रम से घर कैसे आ गई। कविता ने हाँ में सिर हिलाया। माँ बोली, तो सुन, सुभद्रा मुझसे मिलने आई थी, उसने ही तेरे आने के बारे में बताया। सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत रोई कि अब मुझे ज़िंदगी की शाम में अपना देश छोड़ना पड़ेगा और अपनी बेटी के घर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे समाज में तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। फिर शायद भगवान ने मेरी सुन ली और अगले ही दिन रवि और रीता मुझे वृद्धाश्रम से वापस घर ले जाने के लिए आए। दोनों ने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। रीता तो मेरे पैरों में गिरकर रो पड़ी। बाद में रवि ने बताया कि रीता की भाभी ने भी उसकी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया है और इस बात को सुनकर रीता को लगा कि शायद ईश्वर ने उसे उसके कर्मों की सज़ा दी है। तब से उसने खाना पीना छोड़ दिया और आपको वापस लाने की रट लगा रखी थी। कविता के चेहरे पर अभी भी असमंजस के भाव थे। विभा ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, अब सब ठीक है बिटिया। घर वापस आने के बाद मैंने रीता से कहकर उसकी माँ को भी आश्रम से अपने ही घर बुला लिया है, जिसके लिए रीता मुझे बहुत धन्यवाद देती रहती है। पर बेटा, मैंने रीता की माँ पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि भुक्तभोगी होने के कारण उनके दर्द को समझा है। इतने में रवि भैया भी कार लेकर आ गए और मैं अपने आंसू पोंछते हुए कार में जा बैठी। एक हफ्ते से भावनाओं का जो ज्वार भाटा मेरे मन में चल रहा था वो अब शांत हो गया। मेरे चेहरे पर भी उगते सूरज की लाली मुस्कुराहट के रूप में फैल गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।